वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बुधवार को जारी कर दी है। इसमें 25 मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरों को टिकट दिया गया है। दिल्ली में भाजपा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अभी गौतम गंभीर सांसद है। उत्तर पश्चिम दिल्ली आरक्षित सीट से योगेंद्र चंदोलिया को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट पर मौजूदा सांसद हंस का टिकट काट दिया गया है। गुजरात में 5 नए चेहरों को टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भाजपा ने 5 मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरों को टिकट दिया है। भाजपा ने साबरकांठा सीट से अपने 2 बार के सांसद दीप सिंह मगन सिंह राठौड़ की जगह भीखाजी दुधाजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। भावनगर सीट से पार्टी ने नीमूबेन बम्भानिया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इस सीट पर 2 बार की सांसद भारतीबेन धीरूबाई शियाल का टिकट काट दिया गया है। भाजपा ने छोटा उदयपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद गीताबेन वाजे सिंह भाई राठवा के बजाय जशुभाई भीलू भाई राठवा को मैदान में उतारा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें 72 टिकट वितरण किया गया है। वही आपको बता दें कि पहली सूची में जिस तरीके से 195 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, वही दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है, जिसमें कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। वही उनकी जगह पर नए चेहरों पर दांव खेला गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दूसरी सूची में 25 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जिनमें गौतम गंभीर का नाम शामिल है, हंसराज हंस का नाम शामिल है, जिनका अब की बार टिकट काटा गया है। वही इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया है। तो बीजेपी लगातार एक नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसमें मौजूदा 25 सांसदों की टिकट काटे गई है। वही दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। तो बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें से 2 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। सबसे पहले थे पवन सिंह, जिन्हें आसनसोल से, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वहीं उपेंद्र सिंह रावत ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद दूसरी सूची बीजेपी ने जारी की है, जिसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और 25 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, जिनमें गौतम गंभीर, हंसराज हंस के नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इस बार नए चेहरों पर दांव खेला गया है, नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और दूसरी सूची में बड़े नाम भी शामिल है। अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है, तो वही अनुराग ठाकुर को भी, नितिन गडकरी को भी टिकट दिया गया है। तो कई बड़े नाम इस दूसरी सूची में भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ ही 25 जो मौजूदा सांसद है उनके भी टिकट काटे गए हैं और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। बीजेपी लगातार एक के बाद एक 2 सूची जारी कर चुकी है, जिनमें बीजेपी के एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिले हैं। जिस तरीके से पहली सूची में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई थी, साथ ही साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया था, महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। दुर्गेश, बीजेपी की दूसरी सूची और दूसरी सूची में भी एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला गया है। देखिए हमेशा लगातार बीजेपी जो है वो प्रयोग कर रही है और जो गुजरात मॉडल का जो प्रयोग किया गया था, उसके बाद यूपी में जिस तरीके से प्रयोग किया गया था और उसी का इम्प्लीमेंट जो है राजस्थान में हमने विधानसभा में भी देखा। तो ये सारे जो हैं ये सीधे तौर पर जो उनका टारगेट है, बड़ा टारगेट है, 370 अपने बूते पर लाना चाहती है बीजेपी और 400 प्लस का जो टारगेट है वो एनडीए का टारगेट है। तो वो बड़ा टारगेट है, तो इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जिताऊ कैंडिडेट कौन है और जिस कैंडिडेट को दिया जा रहा है उसकी कहीं जिसको रिपीट किया जा रहा है उसकी एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो टारगेट पर रखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए
लिस्ट फाइनल की गई है। देखिए, लगातार बीजेपी कहती आई है कि हम नए चेहरों को जो है वो आगे लाएंगे, सेकंड लाइन जो है बीजेपी लगातार बनाने की कोशिशों में है। और ये भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बीजेपी संगठन में भी एक बहुत बड़ी चर्चा जो चल रही है कि एक व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा टिकट नहीं दिया जाएगा। ये आने वाले टाइम में बीजेपी संगठन में हम देखने को हमको मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा जो है लगातार कायम है। तो नए लोगों को आगे लाने के लिए बीजेपी इस तरीके के कदम उठा रही है। इसलिए जिनकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, कोशिश ये की जा रही है कि उनको जो है वो अब आगे रिपीट नहीं किया जा सके। और ऐसा कैंडिडेट, अगर कोई युवा कैंडिडेट अगर मिलता है जो जीत की पूरी जो है वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसको पहले मौका दिया जाए, बजाय जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि संगठन में भी और बीजेपी जो है इस चीज को कर रही है कि उनका टारगेट केवल है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए और पार्टी की रीति नीति को आगे लेके चल सके, पार्टी के संगठन में काम करने का उसका अनुभव हो। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो एक निराशा का भाव रहता है कार्यकर्ताओं में भी कि केवल जो पुराने लोग हैं वही आगे तक हैं, जब तक रहेंगे तब तक वो चुनाव लड़ते रहेंगे, दूसरे को किसी को मौका नहीं मिलेगा। इस परिपाटी को बीजेपी तोड़ना चाहती है। और यही जो है वो जो हमने दूसरी वाली से जो लिस्ट बीजेपी में जारी की है, उसके अंदर कई लोगों को, कई नए चेहरों को जो है वो सामने लाई है। अमीषा जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन हमने जिस तरीके से पहले सूची देखी थी 195 कैंडिडेट उसमें अनाउंस किए गए थे, लेकिन 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। सबसे पहले पवन सिंह थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया था, दूसरे उपेंद्र सिंह रावत थे। देखिए, पार्टी मौका देती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी राय होती है, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। पवन सिंह का वापस से बयान आया है कि वो जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। कई बार क्या होता है कि आदमी को लगता नहीं है कि अब जैसे अगर हम हमारा राजस्थान का अगर उदाहरण देखें, तो कोई सोच नहीं सकता था कि भजनलाल शर्मा जो कि पहली बार चुनाव लड़ते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के कई बार चौंकाने वाले जो है वो कदम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी जो सोच नहीं सकते थे कि हम चुनाव लड़ सकते हैं या हमको पार्टी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो कि एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो टिकट दे सकती है। तो ऐसे में कई बार आदमी को लगता है कि क्या मैं वो लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, कि क्या होगा कैसे होगा। तो वो एकदम भावावेश में आके कई तरीके के बयान दे देता है या इस तरीके की स्थिति होती है। लेकिन उसके बाद जब पार्टी के लोग समझाते हैं, स्थानीय नेता जब समझाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ये पार्टी का काम है और पार्टी ने अगर हम पे विश्वास किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तो अभी पवन सिंह की जैसा आपने बात किया, तो वो अब वापस से सोच रही कि वो चुनाव लड़ने के लिए उनकी वापस से रजामंदी जो है वो सामने आई है। और मीडिया में भी उन्होंने इस बात को कहा है। तो कई बार घबराहट में भी लोग बात जो हैं या और अपने स्वास्थ्य के कारण या और भी कुछ रीजंस के कारण जो है वो चुनाव लड़ने से मना करने की स्थिति बनती है। लेकिन पार्टी के जो है वो नेतृत्व जो है वो इस सब चीजों को देखता है और फिर किस तरीके से पहले कोशिश की जाती है कि लोगों की जो है जो पैनल जब चलता है तब जो उम्मीदवार हैं उनसे उनकी राय मशवरा भी लिया जाता है। लेकिन कई बार कई तरीके की स्थितियां बनती है, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार होती है। दुर्गेश, अगर हम पहली सूची की बात करें तो उसमें हमने जातिगत समीकरण देखे थे, किस तरीके से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की थी। लगभग 60 के करीब सीटें ओबीसी कैटेगरी को दी गई थी। अगर दूसरी सूची की बात करें तो उसमें किस तरीके से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है? देखिए, जातिगत समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 72 सीटें पर जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें महाराष्ट्र और कर्नाटका, तमिलनाडु और वो सारे एरियाज हैं जहां पर बीजेपी जो कुछ जगहों पर तो बीजेपी काफी मजबूत है और कुछ जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी अभी अपनी पैठ बना रही है। तो उसके अंदर जो है वो सीटों का समीकरण भी देखा जा रहा है और साथ ही दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियों उससे किस तरीके से गठबंधन की बात है वो भी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सके, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। उसको लेकर भी जो है वो एक्सरसाइज की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।